नमस्कार प्रिय साथियों, मैं फतेहपाल नायक आप सभी का नायक आईएएस एकेडमी पर हार्दिक स्वागत करता हूं। तो चलिए आज आप पढ़ेंगे जो पीछे आपने पिछली क्लास के अंदर आपने न्यूटन का नियम अच्छी तरीके से कवर कर लिया था। ठीक है, इसकी परिभाषा के बारे में, इसके कितने नियम है, कौन से नियम के अंदर किसकी परिभाषा है, किसका सूत्र है, किसने दिया था, किसमें लिखा था, किस साल प्रतिपादित किया था, ये आपने पिछली क्लास में एकदम से जीरो से लेके आप लास्ट तक कवर कर लिया। ठीक है, लेकिन आज हम बात करेंगे कि जो कि न्यूटन के नियम से रिलेटेड आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं वह किस प्रकार से जो कि घुमा सकती है। तो उनको करने के लिए आज अगले पार्ट में हम बात करेंगे कि जो कि न्यूटन का परिभाषा आपने यानी आपने समझ तो लिया, लेकिन आपको यह नहीं पता कि क्वेश्चन किस प्रकार से बनता है। तो आज आप बात करेंगे न्यूटन से नियम से रिलेटेड आप क्वेश्चन है उनके बारे में आप चर्चा करेंगे कि इसका क्वेश्चन है जो कैसे बनाया जा सकता है। ठीक है, तो चलिए आप देखेंगे निम्नलिखित में से न्यूटन का कौन सा गति नियम लॉ ऑफ मोशन है जो दीवार पर फेंका हुआ गेंद टकरा कर वापिस लौटता है के संबंध में व्याख्या प्रदान करता है। कौन सा करता है? आपने न्यूटन के कितने नियम पढ़े थे? न्यूटन के आपने टोटल 3 नियम पढ़े थे, प्रथम नियम, द्वितीय नियम और तृतीय नियम। प्रथम नियम में किसकी परिभाषा थी? प्रथम नियम का एग्जाम्पल भी आपने देखा था और द्वितीय नियम की परिभाषा भी आपने पढ़ी थी और तृतीय नियम की पढ़ी थी। लेकिन अब चलो आप क्या करेंगे, प्रश्न को अच्छे तरीके से समझेंगे और समझकर यह पता लगाएंगे कि इस प्रश्न में पूछे क्या रखा है। ठीक है, यह बोल रहा है दीवार पर फेंका हुआ गेंद टकरा कर वापिस लौटता है। तो क्या ये आपकी दीवार है और ये आपकी बॉल है। ठीक है, यहां दीवार के टकरा कर वापिस आती है। ठीक है, ये जाती है, ये वापिस आती है। ठीक है, तो ये एक तरह से क्या हो गई, क्रिया प्रतिक्रिया। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कौन से नियम था? क्रिया और प्रतिक्रिया का गुण कौन से नियम में था? आपका तीसरे नियम में, गति का तीसरा नियम। ठीक है, तो चलिए आप समझे गति के तीसरे नियम में कौन सी परिभाषा थी? आपके क्रिया प्रतिक्रिया। तो यहां से देखो ये आपका समझने में ऐसा आपको घुमा के दे देगा कि दीवार पर फेंका हुआ पत्थर टकरा कर वापिस, तो ये दीवार आपकी हो जाएगी, दीवार पर ये गेंद है तो ये यहां से जाएगी टकरा कर वापिस आएगी, यानी ये क्या एक तरह से प्रतिक्रिया हुई। तो न्यूटन का कौन सा नियम लगा? आपका तीसरा नियम। समझिएगा, तीसरा नियम। अब आप बात करेंगे पहले नियम में कौन आता है? तो पहले नियम में आता है जड़त्व का नियम या फिर गैलीलियो का नियम। जड़त्व का मतलब कोई वस्तु स्थिर है तो वह स्थिर रहना चाहती है, लेकिन उसके ऊपर कोई अचानक बल लगाकर उसको परिवर्तन कर दे, उसका क्या करता है? जड़त्व विरोध करता है। ऐसी कंडीशन में कौन सा नियम लागू होता है? आपका प्रथम नियम। संवेग संरक्षण का नियम या फिर द्वितीय नियम, बल की दिशा में वस्तु के वेग को क्या कहेंगे? आप न्यूटन का दूसरा नियम कहेंगे। ठीक है, तो यहां से देखो जड़त्व का नियम या फिर प्रथम नियम दोनों सेम ही चीज है। ठीक है, तो पहले नियम और जड़त्व का नियम है, दोनों क्या है? सेम ही चीज है। कौन सा नियम है? प्रथम नियम। दूसरा नियम को अगर दूसरा नाम दे तो कौन सा हो जाएगा? संवेग संरक्षण। ठीक है, संवेग संरक्षण। और तीसरे नियम की बात करें तो क्रिया प्रतिक्रिया। ठीक है, लिखो तीसरे नियम की अगर बात करें तो क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है जो कि आपका तीसरे नियम के अंदर होता है। ठीक है, समझिएगा। तो यहां से आपका कभी भी क्रिया प्रतिक्रिया से रिलेटेड कोई भी सवाल आ जाए तो आप किस नियम को करेंगे? न्यूटन के तीसरे नियम को करेंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखो, निम्नलिखित में से कौन सा कथन न्यूटन के गति के तीसरे नियम के लिए सही है? ठीक है, यहां से देखो कौन सा पूछ रहा है? तीसरा नियम। एग्जाम्पल आपके सामने है, ऑप्शन आपके सामने है, 4 ऑप्शन है, ए बी सी और डी। ठीक है, बल एक ही निकाय पर लागू होता है या फिर बल एक ही निकाय पर विपरीत दिशा में लागू होता है। बल अलग अलग निकाय पर विपरीत दिशा में लागू होता है, क्योंकि यहां से अलग अलग निकाय का मतलब जब 3 मीटर वस्तु गई तो 3 मीटर वापस आई,
ठीक है, ये फिक्स थोड़ी है कि वह 3 मीटर ही गई, वह कभी 2 मीटर भी जा सकती है, 1 मीटर भी जा सकती है, यानी अलग अलग निकाय पर विपरीत दिशा में लागू होना। ठीक है, कई बार ये जरूरी नहीं है कि जितनी दूरी पर जाए उतनी दूरी पर वापस आई। कई बार ऐसी वस्तु होती है, जैसे आप गेंद को फेंको, गेंद को फेंको तो गेंद क्या करेगी, दीवार के टकरा कर वापस उतनी ही दूरी पर आ जाएगी। लेकिन आप गेंद की जगह कोई अन्य वस्तु कि आप दीवार पे मारोगे तो वह गेंद की जितनी दूरी वापस नहीं आएगी। तो ये अलग अलग निकाय पर विपरीत दिशा में होती है, अलग अलग निकाय पर विपरीत दिशा में होती है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। बल दूरी पर निर्भर करता है, नहीं, यह क्रिया पर निर्भर करता है, कितना उसने बल लगाया उसके अकॉर्डिंग है वह वापस से प्रतिक्रिया करता है। ठीक है, तो यहां से आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका राइट ऑप्शन। ठीक है, तीसरे नियम को अच्छी तरीके से समझिएगा। ठीक है, नियम आपने पिछली क्लास में जाओ, अगर जिसने भी नहीं देखा है वह पिछली क्लास में जाओ और सभी के सभी कंप्लीट अगर परिभाषा पढ़ना है या फिर समझना है तो आप पिछली क्लास में जाओ, एक्यूरेट आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद में आप इस क्लास को लीजिए, जिससे कि आपको प्रश्न क्लियर इसी में हो जाएंगे। ठीक है, यहां से आपको अच्छी तरीके से कवर हो जाएगा कि कौन से नियम में कौन सा उदाहरण लगता है, और सबसे ज्यादा आप उदाहरण के माध्यम से आप समझ सकते हैं। परिभाषा समझने के बाद ज्यादा से ज्यादा आप उदाहरण पर फोकस करो, और फोकस करने के बाद में उदाहरण के माध्यम से आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा कि कौन सा उदाहरण कौन से नियम में लागू होता है। और एग्जाम में आपको हमेशा क्या पूछा जाता है, उदाहरण पूछा जाता है। ठीक है, और उदाहरण के माध्यम से आप जो कि ऑप्शन को राइट करेंगे। द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को क्या कहा जाता है, द्रव्यमान व त्वरण के गुणनफल को क्या कहा जाता है, हमेशा बल कहा जाता है। ठीक है, बल बराबर द्रव्यमान, द्रव्यमान इंटू त्वरण। लिखो, बल बराबर द्रव्यमान इंटू त्वरण, यानी द्रव्यमान व त्वरण के गुणनफल को क्या कहा जाता है, बल कहा जाता है। तो लिखो, बल का अगर सूत्र की बात करें, लिखो, अगर बल अगर ज्ञात करना आपको, ठीक है, बल ज्ञात करना है तो हमें लिखो F बराबर ए इंटू एम इंटू ए। लिखो F बराबर एम इंटू ए, यानी अगर फोर्स ज्ञात करना है तो द्रव्यमान इंटू त्वरण आपको गुणा करना होगा, तब जाकर आपका जो कि फोर्स है, जो कि बल ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, तो बल ज्ञात करने का सूत्र है F बराबर एम इंटू ए। ठीक है, आपको इसी प्रकार भी देखने को मिल सकता है एम ए, तो F बराबर एम ए भी आपका कौन सा हो जाएगा, है ना, जो यहाँ पर बराबर में होगा वह गुणा में हो जाएगा। ठीक है, तो लिखो, द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को क्या कहा जाता है, बल कहा जाता है। लिखो, समझ में आ गया। चलो आगे देखो, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण न्यूटन के गति विषयक तृतीय नियम की व्याख्या करता है। ठीक है, कौन करता है व्याख्या, देखो, सबसे पहली बात तो समझने की कोशिश करें, न्यूटन का नियम है, कौन सा नियम है, विषयक तृतीय नियम है। ठीक है, यहां से सबसे पहली चीज ये नोट करें कि नियम कौन सा पूछ रखा है। ठीक है, उसके बाद में देखो, रॉकेट लॉन्च करना, रॉकेट लॉन्च करना हमेशा क्या होता है, क्रिया प्रतिक्रिया होता है। रॉकेट लॉन्च करना क्या होता है, क्रिया प्रतिक्रिया, क्रिया प्रतिक्रिया। लिखो, क्रिया प्रतिक्रिया। रॉकेट लॉन्च करने का मतलब होता है जब रॉकेट ऊपर की ओर चलती है तो उसका पीछे की तरफ बल लगाते हैं, तब रॉकेट जाकर जो ऊपर की ओर रवाना होती है। तो रॉकेट हमेशा गति के तृतीय नियम के अकॉर्डिंग कार्य करती है। ठीक है, उसी प्रकार जब व्यक्ति समुद्र में तैरता है तो वह हाथों से पानी को पीछे की ओर धक्का मारता है और व्यक्ति कहाँ चलता है, आगे की ओर चलता है। ये भी एक तरह से न्यूटन के तृतीय नियम का उदाहरण है। ठीक है, एक तरह से प्रतिक्रिया हो रही है, जो वह क्या करता है, पानी को पीछे की तरफ धकेलता है और आप आगे की तरफ, तो ये क्रिया और ये क्रिया की विपरीत प्रतिक्रिया। ठीक है, उसी प्रकार जब हम जमीन पर चलते हैं, सड़क पर चलते हैं, तो सड़क पर चलते हैं हम क्या करते हैं, सड़क को पैरों के माध्यम से पीछे की तरफ धक्का मारते हैं, पीछे की तरफ क्या मारते हैं, धक्का मारते हैं सड़क को, और आप किस दिशा में चलते हो, आगे की।
ठीक है। तो पीछे की ओर धक्का मारते हो तो वह क्रिया, और आप क्रिया के विपरीत दिशा में चलते हो तो ये हो जाएगी प्रतिक्रिया। तो सड़क पर चलना भी, मनुष्य का सड़क पर चलना भी एक तरह से आपका क्रिया प्रतिक्रिया यानी न्यूटन का तीसरा नियम लागू होता है। ठीक है, बस के यहां से समझो, ये तो सबसे पहले आपको मिल गया। अब बाकी आपको पीछे वालों को भी देखना होगा। ठीक है, सबसे पहली बात तो पीछे वालों को भी पढ़ना होगा, और दूसरी बात, इसको पढ़ने से पहले आप प्रश्न को अच्छी तरीके से पढ़े। ठीक है, प्रश्न को पढ़ने का मतलब यही होता है कि कई बार ऐसे हो जाता है कि इन सभी में से न्यूटन की गति का तृतीय नियम का कौन सा एग्जाम्पल शामिल नहीं है, कौन सा उदाहरण शामिल नहीं है। तो आपको क्या करना है, 3 तो आपको शामिल होंगे और 3 आपको शामिल मिलेंगे, लेकिन एक जो अलग होगा उसको अलग करने के लिए आपको सभी को पढ़ना होगा। यह पूछ रखा है कि तृतीय नियम की व्याख्या कौन करता है, इसमें आपका एक ही ऑप्शन होगा। सबसे पहला आपको मिल गया तो आप उसी पर क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन आपको करना क्या है, देखो ये भी 3 क्लियर कर लेना है। ये तो हो गई एग्जाम की दृष्टि से, आपको पहला ऑप्शन मिला तो आप क्लिक कर दो, लेकिन अभी आपके पास टाइम है तो आप इसको समझो। बस के अचानक चलने पर यात्रियों का पीछे की ओर झटका लगना। ठीक है, यात्रियों का पीछे की ओर झटका लगना जब बस से खड़ी अवस्था में है और अचानक यात्रियों से भरी बस खड़ी अवस्था में अचानक रवाना हो जाती है। अचानक रवाना हो जाती है, व्यक्ति स्वतंत्र स्थिति में खड़े होते हैं। ठीक है, व्यक्ति क्या होता है, स्वतंत्र स्थिति में खड़े होते हैं। बस के अचानक चलने से व्यक्ति क्या है, पीछे की ओर गिर जाते हैं। क्या हो जाता है, पीछे की ओर गिर जाता है। तो अचानक मैंने बताया था कि जड़त्व का नियम, एक होता है गति का जड़त्व है, एक होता है विराम का जड़त्व है। ठीक है, गति के जड़त्व के अंदर क्या होता है, जड़त्व हमेशा अपनी स्थिति परिवर्तन का क्या करता है, विरोध करता है। स्थिति परिवर्तन का क्या करता है, विरोध करता है। तो उस विरोध की कंडीशन में जब वस्तु खड़ी है, वह जड़त्व हमेशा क्या बोलता है कि मैं जहां पर हूं वहीं पर मेरे को रहने दो। ठीक है, मेरे साथ अगर कोई छेड़छाड़ करता है तो वह क्या होता है, जड़त्व का नियम। जड़त्व कहता है कि अगर कोई वस्तु चल रही है, जैसे मान लीजिए किसी बस चल रही है, बस चल रही है तो जड़त्व कहता है उसको चलने दो। इसके अंदर कोई बल लगता है तो उसका विरोध करता है। जैसे किसी चलती बस के अचानक ब्रेक मारने से, यह भी एक जड़त्व का नियम हो जाता है। ठीक है, चलती बस की अचानक ब्रेक मारने से सभी के सभी यात्री है जो कि पीछे आगे की ओर चल जाते हैं, यानी ड्राइवर की साइड में। ब्रेक मारने पर ड्राइवर के साइड सारे इकट्ठे हो जाते हैं, पीछे से बस खाली हो जाती है। यह कब होती है, जब हमारी सिटी बस हो। ठीक है, ये हमारी जो साधारण परिवहन वाली बस है उसके अंदर तो सीट इस प्रकार से बनाई जाती है कि अगर जब भी ब्रेक मारते हो तो वह उतने आगे नहीं जाएंगे, उनके आगे जो अगली सीट है वह टक्कर मार लेगी। ठीक है, लेकिन वह पीछे से एक बार झटका जरूर लगेगा आगे की तरफ। आगे की तरफ क्या लगता है, झटका लगता है। लेकिन वही अगर जैसे मान लो सीधी जो सिटी बस के अंदर क्या होती है, सीटें हैं जो कि एकदम से कंप्लीट ड्राइवर से लेके पीछे तक एक समान होती है। उस कंडीशन में अगर सिटी बस कभी भी ब्रेक मारती है तो सारे के सारे यात्री हैं जो कि केबिन में चले जाते हैं। कहां चले जाते हैं, ब्रेक मारने पर केबिन पे चले जाते हैं। यह भी एक जड़त्व का उदाहरण माना जाता है। बस के अचानक रुक जाने से यात्री आगे की ओर चले जाना, यह जड़त्व का नियम। और बस के अचानक चल पड़ने से यात्री है जो कि पीछे की तरफ आ जाना, यह भी जड़त्व का नियम है। कंबल के डंडे की मारकर धूल के कणों को नीचे गिराना, यह भी जड़त्व का नियम है। पेड़ के पौधों को हिलाकर, टहनियों को हिलाकर जो कि फलों को नीचे गिराना, पत्तियों को नीचे गिराना, यह भी एक जड़त्व का नियम है। अचानक गति में परिवर्तन कर देना, यह क्या कहलाता है, आपका जड़त्व का नियम कहलाता है, या फिर न्यूटन का प्रथम नियम कहलाता है। तो बस के अचानक चल पड़ने से, मैंने बताया बस के अचानक चल पड़ने से यात्रियों में क्या तुरंत दूसरा बल कार्य करता है। तो ये बोलते हैं मेरे अंदर कोई का बल अगर ऊपर से कार्य करता है तो वह जड़त्व का नियम बोलता है। ठीक है, यहां से हो जाएगा यात्रियों के पीछे चलने से आपका जड़त्व का नियम, जड़त्व का नियम या फिर प्रथम नियम। लिखो प्रथम नियम, जड़त्व का नियम या फिर प्रथम नियम या फिर गैलीलियो का नियम, तीनों क्या है, सेम ही चीज है। प्रथम नियम का यानी जड़त्व का नियम किसने दिया था, गैलीलियो ने दिया था।
इसलिए इसको गैलीलियो का नियम भी कहा जाता है। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए, आप कंफ्यूज मत होना। अगर बस के अचानक चल पड़ने से, या फिर बस के अचानक रुक जाने से, या फिर कंबल के डंडे मारने से, या फिर पेड़ पौधों की टहनियों हिलाकर गिराने से, या फिर घुड़सवार का अचानक चल पड़ने से, घोड़े का अचानक चल पड़ने से घुड़सवार का पीछे की ओर जाना, या फिर घोड़े के अचानक रुक जाने से घुड़सवार का आगे की ओर जाना, ये सब किसके नियम है? न्यूटन के प्रथम नियम या फिर जड़त्व के नियम। ठीक है, चलिए आगे चले। ऑप्शन नंबर सी में, जब हम पेडल चलाना बंद कर देते तो साइकिल धीमी होना शुरू हो जाती है। ठीक है, आप जब तक साइकिल के पेडल लगाते हो और आपने क्या है, एक स्थिति ऐसी आई जब आपने पेडल मारना बंद कर दिया। ठीक है, आप पेडल मारना बंद कर दिया, उसके बाद में कुछ दूरी तक पेडल जहां पर मारना बंद किया वहां पर आपकी साइकिल नहीं रुकेगी। ठीक है, वहां पर आपकी साइकिल नहीं रुकेगी। कुछ दूरी, जैसे 10 फीट, 20 फीट, 30 फीट, 40 फीट, जितने भी जाकर साइकिल अपने आप रुक जाती। क्यों रुकती है, किसके कारण रुकती है? यह होता है आपका घर्षण बल के कारण। क्या होता है? घर्षण बल के कारण। घर्षण बल के कारण या फिर गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। ठीक है, ये हमारे न्यूटन के नियम में शामिल नहीं है। फिर भी ये आप समझ लीजिए, ये घर्षण बल के कारण रुकती है। किसके? घर्षण बल के कारण। घर्षण बल के कारण रुकती है। चलो अगला ऑप्शन देखो, गति से आती हुई क्रिकेट गेंद को पकड़ते समय क्षेत्र रक्षक चलती गेंद के साथ धीरे धीरे अपने हाथों को पीछे की ओर ले जाता है। अब यहां पर क्षेत्र रक्षक से समझो खिलाड़ी। ठीक है, क्षेत्र, यहां देखो इस प्रकार के आपके क्या है जो शब्द आ जाते हैं वह आपको कंफ्यूज कर देते हैं। तो गति से आती हुई क्रिकेट गेंद को कौन पकड़ता है? कोई बस का ड्राइवर तो उसको पकड़ता नहीं है। यहां पर देखो क्रिकेट ग्राउंड के अंदर जितने भी खिलाड़ी होते हैं उन्हीं में से तो कोई पकड़ेगा, तो वह क्या होगा? ये एक तरफ से खिलाड़ी होगा। तो यहां पर इसको क्षेत्र रक्षक भी बोल सकते हैं। तो आप समझिएगा, क्रिकेट की गेंद जिस बल से आ रही है, जिस बल से आ रही है उसको कैच करते हैं। उसको कैच करते हैं हम क्या? इसको यहां पर आपके हाथ है, यहां पर पकड़ लो उसको, ये तुरंत उसी दिशा में चली जाएगी, अपने हाथ में नहीं आएगी। तो हमेशा ध्यान रखिए, जब भी क्रिकेट गेंद को खिलाड़ी पकड़ता है तो वह क्या करता है? खिलाड़ी जब उसको पकड़ता है तो वह क्या करता है? हाथों को, बॉल को पकड़कर अपनी ओर, जो कि हाथों को अपनी ओर खींचता है। अपनी ओर खींचने का मतलब यह हो जाता है कि बल की दिशा में वेग को होना, यानी बल की दिशा में वेग का लगना किसका नियम है? न्यूटन की गति का दूसरा नियम। न्यूटन की गति का दूसरा नियम कौन सा नियम है? दूसरा नियम। दूसरा नियम यानी बल की दिशा में, समझने की कोशिश करें तो बल की दिशा में वेग में परिवर्तन की दर है, जो कि किसका नियम है? दूसरे नियम। इसको आप संवेग संरक्षण का नियम भी बोल सकते हो। ठीक है, तो यहां से देखो सभी के बारे में अच्छी तरीके से कवर हो गया। तो यहां पर देखो रॉकेट लॉन्च करना, ये किसका नियम है? क्रिया प्रतिक्रिया का मतलब यहां पर देखो तीसरा नियम, तीसरा नियम है। तो हमें पूछा क्या गया? तृतीय नियम के बारे में पूछा गया है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। जबकि देखो बस के अचानक चलने से ये हो गया आपका प्रथम नियम, और जब पेडल लगा तो ये आपका घर्षण बल हो गया। और यहाँ पर देखो क्रिकेट गेंद को पकड़ने के लिए खिलाड़ी अपनी ओर हाथों को खींचता है, ये आपका कौन सा नियम हो जाएगा? न्यूटन का दूसरा नियम। तो सभी के बारे में अच्छी तरीके से समझ लिया, करो नोट। सभी के बारे में अच्छी तरीके से समझ लिया तो आपके क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कौन सा हो जाएगा? रॉकेट का लॉन्च करना। ठीक है, एक आपके नोट लगा के लिखो, एक क्वेश्चन आता है कि चलते हुए हेलीकॉप्टर के अंदर कौन सी ऊर्जा होती है? गतिज ऊर्जा या फिर स्थितिज ऊर्जा? चलते हुए हेलीकॉप्टर के अंदर कौन सी ऊर्जा होती है? तो हमेशा देखो वह चलता है तो कौन सी ऊर्जा होती है? गतिज ऊर्जा। और एक इसके ऊपर पंखा लगाया जाता है तो वह हमेशा ऊपर घूमता है, तो इसके तो हेलीकॉप्टर के अंदर नोट लगा के लिखे, हेलीकॉप्टर के अंदर
हेलीकॉप्टर के अंदर गतिज व स्थितिज ऊर्जा दोनों होती है। चलते हेलीकॉप्टर के अंदर, चलते हेलीकॉप्टर के अंदर हमेशा गतिज व स्थितिज ऊर्जा दोनों होती है। ठीक है, यानी ये आपका गतिज और स्थितिज वाला जब आगे पढ़ेंगे तो विस्तार पूर्वक आपको बता दूंगा। लेकिन उससे पहले तो आप रॉकेट का जब क्वेश्चन आया तो आपको देखने को मिलता है कि जब आपका हेलीकॉप्टर खड़ी कंडीशन में है, आपका क्वेश्चन वैसे पूछ ले कि खड़ी अवस्था में हेलीकॉप्टर के अंदर कौन सी ऊर्जा संचित होती है, तो हमेशा होती है आपके स्थितिज ऊर्जा। और हमेशा चल रहा है तो उसमें गतिज व स्थितिज दोनों होती है। ऐसा नहीं कि ओनली चल रहा है तो ओनली गतिज हो रही है। ठीक है, इसके अंदर जो आपके दो प्रकार के फैन लगे होते हैं उसके वजह से स्थितिज व गतिज दोनों होती है। और आपका जो चाबी वाली घड़ी है, क्वेश्चन आता है चाबी वाली घड़ी के अंदर कौन सी ऊर्जा होती है, तो उसमें अंदर हमेशा स्थितिज ऊर्जा शामिल होती है। ठीक है, तो चलो जब आपकी स्थितिज और गतिज ऊर्जा दोनों के बारे में विस्तार पूर्वक बता दूंगा मैं। तो उससे पहले देखो ये समझ लिए, अगला प्रश्न देखो। जब एक नाविक आगे दिशा में कूदता है तब नाव पीछे की तरफ हट जाती है। ये उदाहरण न्यूटन के कौन से नियम को दर्शाता है? ठीक है, जब आपका क्या करता है, एक नाव है, ठीक है, ये आपका देखो एक नाव जब समुद्र की दीवार के किनारे पहुंचता है, ठीक है, समुद्र की दीवार के किनारे पहुंचता है तो वह क्या करता है, व्यक्ति जब इस नाव से उतरकर दीवार के ऊपर चढ़ता है, ठीक है, जब ये उतरता है तो वह नाव है जो कि पीछे की तरफ चली जाती है। अपने आप नाव कहाँ चली जाती है? पीछे की तरफ चली जाती है। तो व्यक्ति तो आगे की ओर जाता है, नाव पीछे की ओर क्यों जाती है? व्यक्ति जब आगे की ओर जाता है तो नाव को भी उसके आगे की दिशा में जाना चाहिए, लेकिन व्यक्ति देखो बाहर की साइड जा रहा है, नाव अंदर की साइड जा रही है। ये क्या हो जाती है? क्रिया। व्यक्ति ने क्या किया? क्रिया। क्या हो जाता है? क्रिया प्रतिक्रिया। क्या हो जाता है? क्रिया प्रतिक्रिया। और क्रिया प्रतिक्रिया में हमेशा न्यूटन का कौन सा नियम लगता है? तीसरा नियम। न्यूटन का कौन सा नियम लगता है? तीसरा नियम। करो ऑप्शन सी राइट। हमेशा याद रखिए, जब किसी व्यक्ति का जब समुद्र के किनारे नाव से उतरते हैं तो वह नाव हमेशा पीछे की ओर चली जाती है। तो यह होता है न्यूटन की गति का तीसरा नियम। अगला प्रश्न देखो, रॉकेट लॉन्चिंग कौन से नियम पर आधारित है? रॉकेट लॉन्चिंग गति, न्यूटन की गति के तीसरे नियम पर। मैंने अभी बताया था रॉकेट लॉन्चिंग कौन से नियम पर होती है? तीसरे नियम पर। तो इसका पीछे की बात की थी, इसलिए इसको ज्यादा समझने की आवश्यकता नहीं है। अब यहां से देखो सबसे बड़ा प्रश्न रिलेट होता है, न्यूटन की गति के नियम का प्रकाशन कब व किसने किया था? यहां पर देखो ओनली एक ही है, न्यूटन की गति का प्रकाशन किसने किया था, वह कब किया था? तो सबसे पहली बात तो इसमें वर्ष पूछा है। क्या पूछा है? ओनली वर्ष पूछा है। तो वर्ष आपका हो जाएगा 1687। 1687 के अंदर न्यूटन ने अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया के अंदर न्यूटन की गति के 3 नियम प्रतिपादित किए थे। किसने किए थे? किसने किया? लिखो, लिखो न्यूटन। ठीक है, वर्ष कौन सा था? किस सन में किया था? 1687। और किसने किया? न्यूटन ने। एक चीज और लिखो, पुस्तक का नाम।
पुस्तक का नाम था प्रिंसिपिया। लिखो, पुस्तक का नाम था प्रिंसिपिया। अब एक देखो, एक यहां से एक चीज डाउट क्लियर करना है, किसने किया, किसका नियम, जो गति का नियम किसने दिया। तो लिखो गति, गति का नियम, गति का नियम किसने दिया, तो हो जाएगा न्यूटन। गति का नियम किसने दिया, न्यूटन ने दिया था। लेकिन जड़त्व का नियम किसने दिया था, यहां पर लिखो, नोट लगा के लिखो, जड़त्व का नियम ठीक है, जड़त्व का नियम लिखो गैलीलियो। देखो यहां से दो प्रश्न आपको डाउट करता है, ठीक है, कौन कौन से, जड़त्व का नियम एक गति का नियम ही है, ठीक है, गति का प्रथम नियम में शामिल है, गति के प्रथम नियम में कौन शामिल है, जड़त्व है। लेकिन जब जड़त्व की स्पेशलिस्ट बात आ जाती है तो आपका आविष्कार कौन हो जाएगा, गैलीलियो हो जाएगा। लेकिन यहां पर देखो प्रश्न मिलता है, न्यूटन का नियम किसने दिया, सॉरी गति का नियम किसने दिया, तो न्यूटन ने दिया, और जड़त्व का नियम गैलीलियो ने दिया था। तो दोनों में आप डाउट क्लियर करें। चलिए यहां से आपका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। 1687 आपका 87 के अंदर न्यूटन ने गति का नियम जो कि प्रतिपादित किया था। तो लिखो अगला प्रश्न देखो, न्यूटन की गति का तीसरा नियम निम्नलिखित में से किस स्थितियों पर लागू होता है। जब कोई व्यक्ति नाव से नदी के किनारे कूदता है तो नाव पीछे की ओर जाती है। मैंने अभी आपको बताया था, नाव के किनारे, समुद्र के किनारे जब नाव से व्यक्ति उतरता है तो नाव हमेशा किस दिशा में जाती है, पीछे की ओर। व्यक्ति आगे की ओर जाता है, नाव पीछे की ओर जाती है। क्या हुआ, क्रिया प्रतिक्रिया। क्रिया प्रतिक्रिया जब भी होता है तो आपका क्या हो जाता है, हमेशा न्यूटन की गति का तीसरा नियम लागू होता है। चलो अगला प्रश्न देखो, जब बस में खड़े यात्री पीछे की दिशा में गिरते हैं, जब बस में खड़े यात्री पीछे की दिशा में गिरती है, जब स्थिर बस अचानक चलती है, ठीक है, इसका कहने का मतलब है जब खड़ी बस अचानक चल पड़ती है तो यात्री पीछे की ओर गिर जाते हैं। यह नियम इसने दिया है। तो यह नियम कौन से का है, गति का प्रथम नियम, गति का प्रथम नियम। जब बस अचानक चलती है तो यात्री पीछे की ओर गिर जाती है, यह हो जाएगा गति का प्रथम नियम। जब कोई व्यक्ति सीमेंट वाले फ्लोर पर गिरता है तो उसे चोट लगती है। हमेशा जब आप सोफे पर गिरते हो तो आपको चोट नहीं लगता है। क्यों नहीं लगता है, जब आप सोफे पर बैठते हो तो उसकी साइज, फोम की साइज इतनी होती है, ठीक है, और जब आप बैठते हो तो वह फोम यहां से यहां तक पहुंच जाएगा, ठीक है, तो आपका बल क्या कर लेगा, कम कर लेगा। आप जोर से बैठते हो तो वह फोम नीचे की तरफ चला जाएगा और आपका जो जितना बल था उसको बल को क्या कर लिया, कम कर लिया। उसी कंडीशन में आप क्या करो, उतनी स्पीड से आप टाइल पर बैठो, जितनी स्पीड से आप सोफे के अंदर बैठ रहे हो उसी स्पीड से आप किसी टाइल पे या फिर किसी सीमेंट के फर्श पे बैठो तो आपको चोट लगती है। तो वह सोफा आपका क्या करेगा, एक तरह से बल की दिशा में वेग करेगा। बल की दिशा में क्या होता है, वेग होता है। तो उसी कंडीशन में आपका कौन सा हो जाएगा, न्यूटन की गति का दूसरा नियम। तो गति का दूसरा नियम, ठीक है, फ्लोर मिल पर गिरता है तो उसको चोट लगती है, तो फ्लोर पर गिरता है तो आपका गति का दूसरा नियम कहलाता है। तो इसीलिए क्या करते हैं, जब ऊंची कूद या फिर लंबी कूद के अंदर जब व्यक्ति कूदता है वहां पर आगे से जमीन को खोदकर नरम बना दिया जाता है, जमीन को खोदकर नरम बना दिया जाता है। उसी प्रकार आप सोफे की बजाय टाइल पर बैठते हो तो आपको चोट अधिक लगती है। ये सब क्या करते हैं, ये नियम सब किसके हैं, गति के द्वितीय नियम। तो आपने पीछे वाली क्लास के अंदर
जितने एग्जाम्पल थे दूसरे नियम के वह सब के सब आपने पढ़ लिया होगा, समझ भी लिया होगा, तो यहाँ ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, यहाँ पर देखो डी ऑप्शन में, तेजी से चलती हुई क्रिकेट गेंद को पकड़ते समय एक क्षेत्र रक्षक खिलाड़ी अपने हाथों को पीछे की तरफ खींचता है। यह भी एक तरह से क्या हो जाता है, गति का दूसरा नियम। गति का दूसरा नियम, गति का दूसरा नियम। तो समझो हमें पूछा क्या है, गति का तीसरा नियम पूछा है। तो तीसरा नियम यहां पर देखो, ये प्रथम नियम हो जाएगा तो ये गलत हो जाएगा, ये दूसरा नियम ये भी गलत हो जाएगा, ये दूसरा नियम ये भी गलत। तो तीसरा नियम कौन सा है, यहां से जब व्यक्ति समुद्र के किनारे नाव से उतरता है तो इसमें पीछे के यानी क्रिया प्रतिक्रिया किसका नियम है, तीसरा नियम। कौन सा नियम है, तीसरा नियम। तो आपका ऑप्शन राइट कौन सा माना जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, एकदम से क्लियर परफेक्ट राइट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए समझने की कोशिश करिएगा। चलो लिखो तो आप लिख सकते हो। ठीक है, बाकी यहाँ पर देखो लिखने की आवश्यकता नहीं है, पिछली क्लास में जाओ और पिछली क्लास को अच्छी तरीके से आप जितना शायद कितने घंटे भर की होगी उसको अच्छी तरीके से देख कर आप यहाँ पर आपके जितने भी डाउट है, किसी प्रकार की कोई समस्या, उसका समाधान वहां पर कर सकते हो। तो चलो अगला प्रश्न देखो आप, बल की परिभाषा को किसके आधार पर व्याख्यात किया जाता है। तो आपने देखो न्यूटन की गति का दूसरे नियम में, या फिर न्यूटन की गति का पहले नियम में, या फिर तीसरे नियम में, या फिर गुरुत्वाकर्षण के नियम। तो मैंने आपको बताया था प्रथम नियम में, प्रथम नियम में बल की क्या मिलती है, परिभाषा। ठीक है, मैंने पीछे लिखा था कि प्रथम नियम में बल की क्या मिलती है, परिभाषा, बल की परिभाषा। बल की परिभाषा का मतलब यह होता है, बल की परिभाषा का मतलब यह होता है कि प्रथम नियम में यह बताया गया है कि जब वस्तु स्थिर अवस्था में है तो वह स्थिर अवस्था में रहेगी, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल आवश्यक कार्य नहीं करे तो अब तक क्या करेगी, वह स्थिर अवस्था में रहेगी। ठीक है, यहां पर देखो वस्तु कोई पड़ी है तो वह जितनी देर, जब तक इसके ऊपर कोई बल नहीं लगाएंगे तब तक ये पड़ी अवस्था में रहेगी। ठीक है, और उसी कंडीशन में जब ये हो जाता है पड़ी अवस्था में है और उसको ऊपर कोई बल नहीं लगाता है तो ये तब तक नहीं हिलती जब तक कोई बल नहीं लगता है। ये हो जाएगा आपका विराम का जड़त्व, विराम का जड़त्व। ठीक है, उसी कंडीशन में आपकी देखो कोई वस्तु चल रही है, कोई वस्तु चल रही है, उसके ऊपर कोई व्यक्ति बल लगाकर उसको रोक लेता है तो ये हो जाता है आपका गति का जड़त्व, गति का जड़त्व। कोई वस्तु चलती हुई वस्तु को अचानक रोक लेता है तो ये हो जाता है आपका गति का जड़त्व। ठीक है, अब इसके दोनों के ऊपर बल की बात करें तो कोई वस्तु, अब मैं इसको एग्जाम्पल के तौर पर बता देता हूं, जब गति का जड़त्व किसको कहते हैं, जैसे कोई बस चल रही है तो ये कह रही है उसको रोको मत, चलने दो। ठीक है, लेकिन ड्राइवर क्या कर लेता है, जैसे ही ब्रेक कराता है तो ब्रेक मार लेता है, तो ये एक तरह से ब्रेक मार लेता है, ये इसके ऊपर एक बल लग गया और बल लगने के बाद में बस रुक गई। तो रुकने का मतलब यह होता है गति का जड़त्व है, चलती हुई वस्तु को रोकने का मतलब गति का जड़त्व करके उसको रोक लिया गया। ये किसमें, न्यूटन की गति का प्रथम नियम में शामिल हो जाता है। ठीक है, ये कहता है विराम का जड़त्व किसको कहता है, जब वस्तु पड़ी है, मान लीजिए एक टेबल पड़ी है, 3 दिन तक स्कूल की छुट्टी है, कोई ने हाथ नहीं लगाया, किसी ने हाथ नहीं लगाया, वह वस्तु वहां की वहां पड़ी है। जैसे ही स्कूल लगी, स्टूडेंट आए और सबसे पहला काम उसका यही होगा, टेबल के ऊपर बल लगाओ और टेबल को इस किनारे से उस किनारे तक जाने दो, फिर उस किनारे से वापस इस किनारे आने दो, यानी जब तक सर नहीं आएंगे तब तक टेबल को 3-4 राउंड घुमा लेंगे। तो ये इसका कहने का मतलब है, ये टेबल 3 दिन से पड़ी थी, किसी ने बल नहीं लगाया, ये उसी कंडीशन में पड़ी थी, लेकिन जैसे उसके ऊपर कोई व्यक्ति आया, बल लगाया और वह अपनी स्थिति में परिवर्तन कर दिया, ये हो जाता है विराम का जड़त्व। ठीक है, ये परिभाषा हमें कहां से मिलती है, ये परिभाषा हमें मिलती है न्यूटन के प्रथम नियम से। किसे, न्यूटन के प्रथम नियम से।
लिखो, न्यूटन के प्रथम नियम से हमें बल की परिभाषा मिलती है। अब न्यूटन के दूसरे नियम से हमें क्या मिलता है? तो मैंने बताया था कि न्यूटन के दूसरे नियम के अंदर आपने पढ़ा था कि F बराबर m इंटू ए, बल बराबर द्रव्यमान इंटू त्वरण। किसमें पढ़ा था? न्यूटन की गति के दूसरे नियम में। तो हमें न्यूटन की गति के दूसरे नियम के अंदर हमें क्या मिलता है? बल का सूत्र। क्या मिलता है? बल का सूत्र। लिखो, न्यूटन की गति के दूसरे नियम में हमें बल का सूत्र मिलता है। हमें यह ज्ञात होता है कि बल किस प्रकार निकाला जा सकता है। यानी कोई वस्तु है इतने केजी की है, मान लीजिए 40 किलोग्राम की कोई वस्तु है, इसको इतनी दूरी तक ले जाया जाता है, तो इसके अंदर हमें कितना बल लगाना पड़ेगा? ये किस में शामिल होते हैं? किसके द्वारा ज्ञात किया जा सकता है? न्यूटन की गति के दूसरे नियम के द्वारा। न्यूटन की गति के दूसरे नियम के द्वारा ये हमें बल के सूत्र प्राप्त होता है। ठीक है, अब यहां पर आपके पास रह गया न्यूटन की गति का तीसरा नियम। तो तीसरे नियम से क्या प्राप्त होता है? तीसरे नियम से हमें बल की प्रकृति का पता चलता है। क्या चलता है? बल की प्रकृति का पता चलता है। देखो, यहां पर आपका 3 क्वेश्चन रिलेटेड हो सकता है। ठीक है, यहां पर आ जाए, जब बल की परिभाषा कौन से नियम में मिलती है? तो आपका प्रथम नियम में। अगर बल का सूत्र हमें कौन से नियम में मिलते हैं? दूसरे नियम में। और बल की प्रकृति का पता हमें कौन से नियम में चलता है? तो न्यूटन की गति के तीसरे नियम। तो करो क्लियर, लिखो इसको। तो बल की परिभाषा पूछा है ना, क्या पूछा है? परिभाषा पूछा है, तो न्यूटन का कौन सा नियम कर दूं? न्यूटन की गति का पहला नियम कर दूं। चलो लिखो, ऑप्शन नंबर 2 को राइट करो, नोट करो तो कर सकते हो, और या फिर पिछले क्लास में जाके आप देख सकते हो। ठीक है, प्रथम नियम में बल की परिभाषा है, द्वितीय नियम में बल का सूत्र है, तीसरे नियम में बल की प्रकृति का पता है। चलो अगला प्रश्न देखो, किसी वस्तु की गति में लाने के लिए उसे धक्का देना या खींचना क्या कहलाता है? ठीक है, मान लीजिए ये वस्तु है। ठीक है, ये वस्तु है और यहां पर क्या है? ये स्थिर है। क्या है? स्थिर है। ये वस्तु स्थिर है। ये क्या कहता है? वस्तु को गति में लाने के लिए या तो धक्का देना या खींचना क्या कहलाता है? जब आप क्या करते हो? इसको धक्का मारते हो। मान लीजिए यहां पर कोई व्यक्ति है, तो ये क्या लगाता है? यहां से बल लगाता है। बल लगाता है तो क्या करता है? धक्का मारता है। तो ये वस्तु यहां से खिसकर कहां जाती है? यहां आ जाती है। यहां से खिसकर यहां आ जाती है, तो उसने क्या लगाया? बल लगाया, तभी तो ये वस्तु यहां से यहां तक आ गई। या फिर उसने क्या किया? ये वस्तु यहां स्थिर है और इसको क्या कर दिया? अपनी ओर खींच लिया। जब एक वस्तु ये है, ठीक है, ये वस्तु अपनी ओर खींचता है। जब कोई वस्तु को अपनी ओर खींचते हैं हम, तो वह एक तरह से क्या बल नहीं लगाते, और बल लगाए बगैर कोई वस्तु खींची जा सकती है? नहीं खींची जा सकती। तो वस्तु को खींचने के लिए या फिर धक्का देने के लिए हमें क्या लगाना चाहिए? क्या लगाना आवश्यक है? बल लगाना आवश्यक पड़ता है। तो बल की आवश्यकता दोनों में, खींचने में और धक्का मारने में, दोनों में। देखो, वस्तु को गति अवस्था में लाने के लिए क्या करना पड़ता है? बल लगाना पड़ता है। ठीक है, करो ऑप्शन नंबर बी। हमें किसकी जरूरत होती है? बल की। ठीक है, दाब तो क्या होता है? वस्तु के ऊपर लगाया जाता है। ठीक है, और घर्षण, जब कोई वस्तु चल रही है तो वह कुछ दूरी पर जाके अपने आप रुक जाती है, तो यह होता है गुरुत्वाकर्षण का नियम। और घर्षण का नियम, यानी घर्षण के नियम का मतलब यह होता है, जब आप किसी खुरदरी वस्तु पर चलने के बजाय आप चिकनी वस्तु पर आप चलना मुश्किल हो जाता है, ये किसके नियम, किसके वजह से होता है? घर्षण के वजह से होता है। जड़त्व के नियम के बारे में आपने पढ़ लिया होगा अच्छी तरीके से। तो लिखो, वस्तु को खींचना और धक्का मारना किसकी जरूरत होती है? हमें बल की आवश्यकता होती है। लिखो, समीकरण F बराबर ma
को न्यूटन के जाना जाता है? किस नियम में जाना जाता है? किस नियम के रूप में जाना जाता है? तो मैंने बताया था बल का सूत्र। बल का सूत्र कौन से नियम के अंदर देखा था आपने? बल का सूत्र आपने दूसरे नियम के अंदर पढ़ा था। बल के दूसरे नियम के अंदर, बल के दूसरे नियम के अंदर आपने क्या पढ़ा था? न्यूटन के दूसरे नियम में आपने बल का सूत्र पढ़ा था। ठीक है, यहां पर बल का सूत्र है, और सूत्र भी कौन सा? F बराबर ma, यानी द्रव्यमान इंटू त्वरण बराबर, द्रव्यमान इंटू त्वरण बराबर क्या होता है? फोर्स होता है, बल होता है। लिखो, चलो आगे। जब एक गिलास पर रखे गए कार्ड को उंगली से धक्का दिया जाता है तो उस पर रखा सिक्का गिलास में गिर जाता है। यह कथन किस नियम को व्याख्यात करता है? ठीक है, देखो, ठीक है, मान लीजिए ये एक प्रकार से पानी का भरा हुआ गिलास है, या फिर खाली गिलास मान सकते हो, इसमें कोई पानी से रिलेटेड नहीं है। ये क्या है? कागज है या फिर कार्ड है। ठीक है, क्या है? कार्ड है। यहां पर एक क्या रखा है? सिक्का। ये आप 1 का मान सकते हो, 2 का मान सकते हो, 5 का मान सकते हो, इस सिक्के से कोई मतलब नहीं है। आप कहोगे कि ये सिक्का कितने का है? एक बार हो गया था कोचिंग के अंदर कि एक सर ने बोला कि मान लिया कि आपने मेरे को 10 रुपया दिया, या फिर मान लिया आपने मेरे को 500 रुपये दिया। थोड़ी देर बाद में वो खड़ा होकर बोला, सर वो मेरे को 500 रुपये वापस दे दो। तो वह बताने की बात थी, न कि मांगने के बाद। उसने माना था। जब मैथ में या फिर रीजनिंग में ऐसा होता है कि मान लिया कि इसने उतने रुपये दिए थे, जबकि उसने दिए नहीं थे, माना था। तो चलो इसको मान लीजिए आप, ये 2 का 3 का तो सिक्का नहीं होता है, 1 का 2 का या फिर 5 का मान लीजिए। ठीक है, इसका कहने का मतलब ये होता है कि जब आप उंगली के माध्यम से या फिर खींचकर, जब आप इसको धीरे धीरे खींचोगे, इस कार्ड को धीरे धीरे खींचोगे, तो ये सिक्का कहां पर गिरेगा? नीचे गिरेगा। लेकिन आप इसको इतनी स्पीड से मारो कि ये सिक्का गिलास के अंदर गिरना चाहिए। तो आपको करना क्या है? या तो इसको स्पीड से मारो, या फिर इसको स्पीड से खींचो कि इस सिक्के को पता नहीं चलना चाहिए कि इसके नीचे से कोई वस्तु निकली है। ये कहां पर गिरना चाहिए? गिलास के अंदर गिरना चाहिए। तो इसमें कौन सा नियम लागू होगा? जड़त्व का नियम। किसका नियम है? जड़त्व। मैंने बताया था अचानक किसी वस्तु को खींचना या फिर धक्का मारना किसका नियम है? जड़त्व का नियम। जिस प्रकार कंबल के अंदर धूल के कणों को यह नहीं पता कि हमें कब बाहर निकाला जाएगा। ठीक है, आप धीरे धीरे कंबल को ऐसे करते रहो, इसके अंदर से धूल के कण बाहर नहीं निकलेंगे। लेकिन जब हाथ में पकड़कर इसके अंदर अचानक डंडा मारो, अचानक डंडा मारने से धूल के कण है जो कि अचानक झटके से बाहर आ जाएंगे, कंबल से बाहर चलो। ठीक है, हमारे यहाँ पर कोई काम नहीं है। उसी प्रकार अगर समझा जाए तो आप क्या करें? किसी कांच का गेट है, मान लीजिए एक कांच का गेट है, इसके अंदर आप पत्थर मारो, वह पूरा का पूरा गेट टूट कर नीचे बिखर जाएगा। लेकिन आप क्या करो? उसके अंदर बंदूक से गोली चलाओ तो उस कांच के अंदर जितनी दूर से गोली जाएगी उतना छोटा सा छेद हो जाएगा, लेकिन पूरा कांच आपका सेफ है। वह किसका नियम है? जड़त्व का नियम। किसका नियम है? जड़त्व का नियम है। यानी आप पत्थर के मारोगे तो आप पूरा कांच टूटेगा, और आप बंदूक से फायर करोगे तो इसमें छोटा सा छेद हो जाएगा। यह भी जड़त्व का नियम है। तो लिखो, गिलास के अंदर, जो गिलास के ऊपर एक कार्ड रखा है, कार्ड के ऊपर एक सिक्का रखा है, तो आप जितनी उंगली से, जितनी स्पीड से इसके अंदर आप ठोकर मारोगे या फिर बल लगाओगे, ये सिक्का गिलास के अंदर गिर जाएगा। ये किसका नियम है? जड़त्व का नियम है। लगाओ। ऊर्जा संरक्षण का नियम नहीं है, न्यूटन की गति विषयक तीसरा नियम भी नहीं है, संवेग संरक्षण का नियम भी नहीं है। लिखो, जड़त्व का नियम।
समझ गए होंगे जड़त्व का नियम किस प्रकार लागू होता है। तो चलो जड़त्व के जितने भी मैंने पिछली क्लास में उदाहरण करे उस सभी को एक एक करके समझने की कोशिश करें, फिर जाके आपको पता चलेगा कि पहले नियम में कौन आता है, दूसरे नियम में कौन आता है, तीसरे, क्योंकि आप उदाहरण से क्लियर कर पाओगे, अन्यथा तो ये संभव नहीं है। और ज्यादा बड़ी बात भी नहीं है, ये नॉर्मल है, ज्यादा समझ में आ जाएगा अच्छी तरीके से। जिस प्रकार उत्तोलक है, आपने उत्तोलक के बारे में देखा था कि आपको उत्तोलक है जो को हमेशा कंफ्यूज करता था, हमेशा क्या करता था, कंफ्यूज करता था कि प्रथम उत्तोलक, प्रथम श्रेणी का उत्तोलक कौन सा है, द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक कौन सा है, तृतीय श्रेणी का उत्तोलक कौन सा है। तो उनको मैंने इसी पिछली क्लास में आपने देखा था, आप पीछे जाकर देख सकते हो। मैंने एक उत्तोलक की स्पेशलिस्ट क्लास ली थी, उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि जब आप एक ही चीज याद रखें, ठीक है, एक ही चीज याद रखें, FLE, ट्रिक लिखे FLE, ठीक है, यानी ये हो जाएगा आपका प्रथम नियम, प्रथम श्रेणी, ये हो जाएगा द्वितीय श्रेणी, ये तृतीय श्रेणी। अब आप कहोगे कि ऐप में प्रथम श्रेणी से तो कोई फायदा नहीं हुआ, लेकिन मैं बता रहा हूं आगे देखो, प्रथम श्रेणी में ऐप बीच में होना चाहिए। अब ऐप का मतलब प्रथम श्रेणी में आपका फल क्रम बीच में होना चाहिए, आपके बीच में क्या होना चाहिए, आलंब बीच में होना चाहिए। क्या बीच में होना चाहिए, आलंब बीच में। अब आपको पता चल गया कि बीच में आलंब किसके होता है, बीच में आलंब होता है आपका, देखो बच्चों के झूले के अंदर, आपके प्लास के अंदर, या आपकी कैंची के अंदर, इन सब के अंदर आपका आलंब किस में होता है, बीच के अंदर होता है, ठीक है, ये चीज क्लियर। यहां से ऐप से क्या हो जाता है, फल क्रम या फिर आलंब। यहां पर देखो दूसरे श्रेणी में बीच में एल होगा, एल का मतलब लोड, लोड का मतलब भार, लोड का मतलब भार हो जाएगा। अब देखो दूसरी श्रेणी के अंदर बीच में क्या होना चाहिए, भार होना चाहिए। क्या होना चाहिए, भार होना चाहिए। तो चलो अब भार बीच में किस में होता है, जब आपने देखो कैरी काटने की मशीन, कैरी काटने की मशीन होती है, इसमें आलंब एक सिरे पे, बल दूसरे सिरे पे, बीच में क्या होता है आपका, भार होता है। भार यानी वस्तु होती है। कैरी कहां पर रखी जाती है, बीच में। नींबू निचोड़ने की मशीन है, इसमें नींबू कहां पर आता है, बीच में, वस्तु कहां पर आ गई, बीच में। एक पहिए की कूड़ा गाड़ी, उसमें पहिया आगे की ओर होता है, बल पीछे की ओर लगाते हैं, बीच में क्या डालते हो, या पे कोई भी वस्तु को ले जा रहे हो एक पहिए की कूड़ा गाड़ी के अंदर, या फिर यानी उसमें मसाला वगैरह, बिल्डिंग मटेरियल कुछ भी ले जाते हो, उसको कहां पर रखते हो, बीच के अंदर। तो भाई एक पहिए की कूड़ा गाड़ी भी आपकी दूसरी श्रेणी में आती है। तो जिसमें भी वस्तु बीच में आती है वह हमेशा दूसरी श्रेणी में शामिल हो जाता है। जिसमें देखो आलंब बीच में आता है वह सब के सब उदाहरण आपके प्रथम श्रेणी में हो जाएगा। अब हमारे पास एक और बच गया, कौन सा, तृतीय श्रेणी, और ई बच गया। अब ई का मतलब होता है इफोर्ट, यानी प्रयास या फिर आयास। अब देखो प्रयास का मतलब होता है बल। अब बीच में बल, इसमें देखो बीच में कौन हो जाएगा, बल या फिर प्रयास, बल या फिर प्रयास। अब ऐसी कंडीशन जिसमें बीच में बल लगाने वाली कोई हो तो बताओ। जैसे आप चिमटा है, ठीक है, खाना बनाने के अंदर जो चिमटा होता है, उस चिमटे को आप कभी भी पकड़ो, इसमें आलंब होता है वह पीछे के साइड होता है, और वस्तु कहाँ, इस वस्तु को आगे किनारे से पकड़ोगे तो वस्तु आगे, ठीक है, यानी आपका लोड आगे चला जाएगा, आलंब पीछे, लेकिन आप प्रयास कहां पर लगाओगे, बीच के अंदर। तो बीच में क्या हो जाएगा आपका, इफोर्ट यानी बल या फिर प्रयास आपका बीच में हो जाएगा। तो याद रखिए FLE पहली, दूसरी और तीसरी श्रेणी शामिल हो जाएगी। तो हमेशा FLE यानी ये सब ऐप बीच में, पहली श्रेणी में एफ बीच में होना चाहिए, दूसरी श्रेणी में एल बीच में, और तीसरी श्रेणी में ई बीच में होना चाहिए। तो याद रखने के लिए हमेशा क्या करिएगा, डाउट क्लियर करने के लिए। तो चलो आप उत्तोलक को अच्छी तरीके से समझने के लिए पीछे हमारे एक क्लास अपलोड की गई है, उसमें आप आसानी से जाकर कवर कर सकते हो। तो चलिए ये देखिए, चलो ये आपका कागज वाला समझ में आ गया। तो चलो अगला देखो, दोनों वस्तुओं के मध्य बल हमेशा बराबर और विपरीत दिशा में होता है। यह विचार न्यूटन के किस नियम में शामिल किया गया है, किस नियम में शामिल किया गया है? तो आपने देखा था बल
विपरीत दिशा में जब बल लगता हो, यानी क्रिया के विपरीत दिशा में अगर प्रतिक्रिया होती हो तो हमेशा न्यूटन की गति का तीसरा नियम लागू होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट करिएगा। चलो अगला प्रश्न देखो, जब एक बस चलना प्रारंभ करती है तो उसमें खड़े व्यक्ति पीछे की दिशा में गिर जाते हैं। ठीक है, तो मैंने बताया था ये नियम कौन से का एग्जाम्पल है, किस नियम का एग्जाम्पल है ये देखो, जब खड़ी बस अचानक चल पड़ती है तो ये जड़त्व का नियम हो जाता है। लेकिन यहाँ आपको जड़त्व देखने पर नहीं मिलता है, यहाँ आपको जड़त्व देखने को नहीं मिलता है। तो आपका देखो जड़त्व किस नियम को कहते हैं, न्यूटन की गति को न्यूटन की गति के प्रथम नियम को क्या कहते हैं, जड़त्व का नियम। न्यूटन की गति के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम या फिर गैलीलियो, क्या कहेंगे, गैलीलियो का नियम। चलो आगे देखो अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा प्रकृति में कभी अकेला नहीं होता है। प्रकृति में कभी अकेला नहीं होता है, कौन नहीं होता है, बल कभी अकेला नहीं होता है। कौन होता है इसके अंदर, द्रव्यमान इंटू त्वरण। द्रव्यमान और त्वरण किस में होता है, बल के अंदर। तो बल कभी अकेला नहीं होता है, करिए नोट, हमेशा बल कभी अकेला नहीं होता है। इसके अंदर कौन होता है, द्रव्यमान और त्वरण दोनों होता है, और दोनों में एक चीज नहीं हुई तो वह बल नहीं हुआ। ठीक है, लिखो अगला प्रश्न देखो, यदि एक वस्तु दोनों सिरों से पकड़कर खींची जाती है तो उस पर लागू बल को क्या कहेंगे। ठीक है, यानी यहां पर कोई वस्तु है और दोनों सिरों से पकड़कर, एक व्यक्ति यहां से पकड़ लेता है, एक यहां से पकड़ लेता है, और दोनों दिशा में इसको खींचता है, दोनों दिशा में खींचता है, तो ये क्या हो जाता है, आपका खींचाव बल। खींचाव बल हो जाता है। तो आप करें ऑप्शन नंबर डी को राइट, ऑप्शन नंबर डी को राइट करें कि जब दोनों दिशा में पकड़कर खींची गई वस्तु पर लागू बल को क्या कहेंगे, खींचाव बल। लिखो, स्थिर या गति अवस्था में परिवर्तन का विरोध करता है, यह वस्तु प्रकृति को कहा जाता है। कौन सी प्रकृति को ऐसा कहा जाता है, यानी जब वस्तु स्थिर अवस्था में है तो वह गति का विरोध करती है, जब गति में है तो वह स्थिर का विरोध करती है। यानी कोई वस्तु चल रही है तो ये बोल रही है हमारे ऊपर कोई बल लगाकर हमें रोको मत। अगर कोई वस्तु रुकी हुई है तो ये कहता है हमें ऊपर कोई बल लगाकर हमें रवाना मत करो। ठीक है, ये क्या हो जाता है, प्रतिरोध। प्रतिरोध का मतलब होता है किसी मार्ग में उत्पन्न बाधा। ठीक है, तो बाधा का मतलब ये किस में करता है, जड़त्व का नियम में शामिल है। ये प्रकृति किसकी है, जड़त्व की। ठीक है, लिखो जड़त्व का नियम। इसके बाद में अगला देखो, एक बंदूक से गोली छोड़ी जाती है तो बंदूक विपरीत दिशा में झटका लगाती है। यहां झटका है, झटका लगाती है, ये न्यूटन के कौन से नियम का उदाहरण है। तो आपने देखा है कभी कोई व्यक्ति को बंदूक चलाते हुए देखा है, आप वैसे रियलिटी नहीं देखा है तो किसी वीडियो के माध्यम से भी देखा होगा। तो जब भी व्यक्ति बंदूक चलाता है तो बंदूक का मुंह इस साइड में है और जब आपकी गोली भी इस साइड में जा रही है, लेकिन आपको पता है जब व्यक्ति बंदूक चलाता है तो व्यक्ति खुद पीछे की तरफ क्यों सिरकता है, पीछे हमेशा खिसकता है। इसका मतलब क्या होता है, वह गोली आगे जाने की पहले क्रिया यहां करती है, फिर प्रतिक्रिया वहां करती है। तो हमेशा बंदूक से गोली दागने पर हमेशा क्या होती है, क्रिया प्रतिक्रिया होती है। इसीलिए चलाने वाला व्यक्ति हमेशा इस दिशा में फायर करता है तो व्यक्ति के पीछे की तरफ धक्का लगता है, व्यक्ति सीधी कंडीशन में खड़ा नहीं रह सकता है। ठीक है, ये होता है आपके गोली, बंदूक से गोली दागी जाती है तो ये आपका क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है। ये न्यूटन के तीसरे नियम का उदाहरण है। न्यूटन के तीसरे नियम का क्या है, उदाहरण है। लिखो आगे, बल बराबर क्या होता है, बल बराबर क्या होता है, लिखो द्रव्यमान इंटू वेग।
द्रव्यमान इंटू दाब, द्रव्यमान इंटू आयतन या फिर द्रव्यमान इंटू त्वरण। तो आपने बताया था F बराबर एम ए, एम इंटू ए, तो यानी द्रव्यमान इंटू त्वरण किसके बराबर होता है? बल के बराबर होता है। लिखो आगे चले। गति का दूसरा नियम दर्शाता है, गति का दूसरा नियम क्या दर्शाता है? प्रत्येक वस्तु स्थिर है या फिर समान गति की अवस्था में रहेगी जब तक कि उस पर कोई शुद्ध प्रतिक्रिया उसके ऊपर अवस्था में बदलने के लिए मजबूर नहीं करेगी। तो यह तो हो जाएगा आपका प्रथम नियम। और जब शुद्ध बल लागू होता है तो प्रत्येक वस्तु समान गति से गतिमान होगी। जब शुद्ध बल लागू होता है तो प्रत्येक वस्तु एक समान गति में होगी, ये भी लागू नहीं होता है। वस्तु की गति में परिवर्तन की दर लागू शुद्ध बल के साथ बदल जाती है, ऐसा भी शामिल नहीं है। किसी वस्तु की गति के परिवर्तन की दर शुद्ध बल की दिशा में वस्तु पर लागू बल के अनुपातिक या समानुपाती। यानी मैंने आपको बताया था ये वस्तु है, इस दिशा में कोई बल लगाया, इस दिशा में क्या लगाया? बल लगाया, तो इस दिशा में क्या हो जाएगा? संवेग। इस दिशा में संवेग होगा, यानी बल की दिशा में संवेग की प्रतिक्रिया, संवेग में परिवर्तन की दर हमेशा क्या होती है? समानुपाती होते हैं। बल समानुपाती, संवेग में परिवर्तन की दर, संवेग में परिवर्तन की दर। तो बल और संवेग में परिवर्तन की दर हमेशा क्या होती है? समानुपाती है। करो ऑप्शन डी राइट, ऑप्शन डी राइट करो। बल और वेग में परिवर्तन की दर हमेशा क्या होती है? समानुपाती होती है। ठीक है। विपरीत प्रतिक्रिया किसमें होती है? तीसरे नियम में। यह हो जाएगा आपका दूसरे नियम का उदाहरण। तो मैंने बताया था जिस दिशा से बॉल आ रही है तो उसी दिशा में आप क्या करेंगे? हाथ को पीछे करेंगे और वस्तु को रोक सकते हो। ठीक है। लिखो अगला प्रश्न देखो। यदि किसी गतिमान वस्तु पर कोई बल आरोपित नहीं है तो वह किसके कारण रुक जाती है? यह कह रहा है इसके अंदर कोई बल लागू नहीं है। ठीक है। ये गेंद है, आप बॉल को क्या करेंगे? चोट मारेंगे तो वह बॉल कुछ दूरी पर जाकर अपने आप रुक जाएगी। खिलाड़ी द्वारा बॉल के अंदर चोट मारने पर यह कुछ दूरी पर जाकर अपने आप रुक जाती है। ये क्यों रुकती है? ये अपने आप चलती जाती है। रुकने का क्या कारण? तो वह घर्षण की वजह से रुक जाती है। किसकी वजह से? घर्षण की वजह से कुछ दूरी पर जाकर, जहां पर इसका वेग धीरे धीरे कम होगा, सबसे पहले कम होगा, उसके बाद और कम, लास्ट में जाकर वेग शून्य हो जाएगा, यह जाकर अंत में रुक जाती है। यह किसके कारण रुकती है? घर्षण के कारण। लिखो अगला प्रश्न। सभी बलों में क्या होता है? सभी बलों के अंदर क्या होता है? तो बल आपको पता है, बल हमेशा सदिश राशि है या फिर अदिश राशि है? तो बल कौन सी राशि है? सदिश। बस बल सदिश राशि है। लिखो बल सदिश राशि है। अब सदिश का मतलब क्या होता है? एक होता है सदिश और एक है अदिश। तो सदिश राशि के अंदर दिशा बल सदिश राशि। सदिश का मतलब होता है जिसमें परिमाण व दिशा दोनों होती है। जिस भौतिक राशि के अंदर दिशा व परिमाण दोनों होता है वह हमेशा क्या कहलाती है? सदिश राशि। और अदिश राशि में हमेशा दिशा नहीं होती, ओनली परिमाण होता है। ठीक है। तो हमेशा सदिश राशि में कौन कौन सी भौतिक राशि आ जाती है? बल,
वेग, विस्थापन, त्वरण, ये सब किस में आ जाती है? सदिश राशि के अंदर। तो बल भी आपका एक सदिश राशि है, और सदिश राशि में हमेशा क्या होता है? परिमाण और दिशा। करो नोट, परिमाण व दिशा दोनों किसके अंदर होती है? बल के अंदर। बल क्या है? एक सदिश राशि, ठीक है। बाकी अगर सदिश की अगर स्पेशलिस्ट बात करें तो सदिश के अंदर कौन आते हैं? बल, वेग, विस्थापन और त्वरण। लिखे, बल, वेग, विस्थापन और त्वरण, ये चार किस में आती है? सदिश में। बाकी अदिश में जो कि ताप, दाब, ये सब आपके किस में आ जाती है? अदिश राशि में आ जाती है, क्योंकि इसके अंदर कोई दिशा नहीं होती, ओनली परिमाण होता है, ठीक है। लिखो, सदिश के बारे में भी देखो। बाकी इसमें परिमाण व दिशा दोनों होती है, किसके अंदर? बल के अंदर। लिखो अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत है? जब एक बस अचानक रुकती है, चलती हुई बस अचानक रुकती है, तो सभी यात्री कब कहां चले जाते हैं? आगे की ओर। अब ये कहता है, हमें क्या पूछा है? गलत कथन। जब एक बस अचानक रुकती है तो रुकने का मतलब तो यात्री आगे की ओर आएंगे, लेकिन बस में बैठे यात्री पीछे की ओर चले जाते हैं। ये क्या गलत असंगत नहीं है? बिल्कुल है। जब बस रुकती है तो यात्री आगे की ओर जाएंगे, लेकिन ये बोल रहा है पीछे की ओर जाएंगे, तो पीछे की ओर जाएंगे, इसका मतलब ये आपका ऑप्शन गलत है, ठीक है। बाकी देखो, एक व्यक्ति चलती बस से कूदता है तो वह गिर जाता है। वह चलती बस से कूदेगा तो वह गिरेगा। क्यों गिरेगा? जो कि आपके गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से गिरेगा, ऐसा नहीं है। वहीं पर वह व्यक्ति बस की बजाय किसी अंतरिक्ष में कूद जाता है तो वह गिरेगा नहीं, जो कि पृथ्वी के साथ घूमता रहेगा, गिरेगा नहीं। लेकिन ये कह रहा है ये बस से कूद रहा है, तो बस से कूदेगा तो वह कन्फर्म में गिरेगा। ये ऑप्शन आपका राइट है। जब एक घूर्णन करता हुआ एक पंखा बंद हो जाता है तो कुछ समय तक घूमता रहता है। यानी आपने देखा होगा, आपका पंखा चल रहा है, अचानक लाइट चली गई, सप्लाई आपकी बंद हो गई, उसके बाद में भी अगर ऐसा जरूरी नहीं है वह 10 मिनट तक चले, लेकिन आप 1 मिनट भी मान सकते हो, लेकिन वह एक तुरंत जैसे भी लाइट गई और लाइट जाते तुरंत बंद हो जाता है, ऐसा नहीं होता है। ये कह रहा है कुछ समय तक घूमता रहेगा, बिल्कुल घूमता रहेगा। कुछ समय में आपका 5 सेकंड से लेकर आपका आगे कितना भी चले, 5 सेकंड, 10 सेकंड, 15 सेकंड या फिर 1 मिनट तक चले, ये आपका कुछ समय में हो जाता है। तो ये कह रहा है कुछ समय घूमता है, तो बिल्कुल सही बात है। डी ऑप्शन कहता है जब एक बस अचानक रुकती है तो बस में बैठे यात्री आगे की ओर झटका मारते हैं। ये बिल्कुल राइट बात है। ये यहां पर आना था, लेकिन ये असंगत की वजह से आपको कंफ्यूज किया गया है, ठीक है। तो लिखो, जब बस ब्रेक मारती है तो व्यक्ति आगे की ओर, जब बस अचानक चलती है तो व्यक्ति पीछे की ओर। तो आप रटने की बजाय समझने की कोशिश करें तो आपका ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा, बाकी 3 सही है, इसमें ऑप्शन ए हो जाएगा। लिखो अगला प्रश्न, गति का प्रसिद्ध नियम किसने दिया था? अब यहां पर मैंने बताया था एक सबसे बड़ी आपके लिए कंफ्यूज थी, सबसे बड़ी कंफ्यूज थी, कौन सी थी? गति का प्रसिद्ध नियम। यहां पर मैंने बताया था, यहां पर किसने दिया था? गति का नियम। और गति का नियम कभी भी आ जाए, गति का नियम किसने दिया था? न्यूटन। लेकिन यहां पर अगर कभी भी जड़त्व का नियम आ जाता है, जड़त्व का नियम आ जाता है, तो किसको करेंगे? गैलीलियो को, ठीक है। जबकि जड़त्व का नियम न्यूटन ने ही दिया था, लेकिन ये आपका न्यूटन का प्रथम नियम जो कि आपके न्यूटन ने दिया था, प्रथम नियम न्यूटन दिया था, लेकिन जड़त्व भी प्रथम नियम का उदाहरण है, तो ये जड़त्व का नियम गैलीलियो ने दिया था। तो दोनों अलग अलग है, नोट करिएगा। गति का नियम न्यूटन ने दिया और जड़त्व का नियम गैलीलियो ने दिया था, ठीक है। लिखो, निम्नलिखित में से किस सिद्धांत के अनुसार कोई रॉकेट अंतरिक्ष में कार्य करता है? तो रॉकेट अंतरिक्ष में कार्य करती है, तो रॉकेट हमेशा संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करती है, ठीक है। लिखो, रॉकेट संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करती है।
अगला प्रश्न देखो, m द्रव्यमान की कोई वस्तु जो त्वरण a से गतिशील है उस पर प्रयुक्त बल क्या है? बल क्या है? F बराबर क्या है? m प्लस एम, a प्लस एम, या फिर m इंटू ए, या फिर m भाग a, या फिर a भाग f। तो मैंने बताया था F है बराबर m इंटू ए। लिखो ऑप्शन नंबर सी, F बराबर m इंटू ए। लिखो F बराबर m इंटू ए, द्रव्यमान इंटू त्वरण। तो ये सब हो गए आपके न्यूटन की गति के नियम। पिछली क्लास में आपने न्यूटन की गति के नियम अच्छी तरीके से कवर कर लिए, और आज इसके पीछे जितने भी रहे थे उसके क्वेश्चनों के बारे में आपने अच्छी तरीके से समझ लिया। इसमें किसी भी प्रकार की कोई डाउट वगैरह हो, यानी आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आए, तो आप क्या कर देना, कमेंट बॉक्स में लिख देना कि ये चीज़ के बारे में कोई समस्या हो रही है, तो मैं आपको उसका समाधान करवा दूंगा। बाकी आप न्यूटन का कोई भी सवाल आपको छूटने के लिए बाकी नहीं रहा, और न्यूटन के अच्छी तरीके से समझने के बाद में आप बात करेंगे अगली क्लास की, जो आप मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।